नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देखते हैं, हम डेली विज्ञान के नए-नए अध्याय का सारांश पढ़ते हैं और समझते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम नए अध्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए उस अध्याय की ओर चलते हैं। देखिए, ये है विषय सूची, लिखा हुआ है विषय सूची, जिसमें हमने अध्याय 1 से पढ़ना शुरू किया था और आज हम अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, ये है अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। चलिए इसके सारांश को देखते हैं और समझते हैं। देखिए, इसके सारांश और मुख्य शब्द यहाँ वर्णित है। मुख्य शब्द में दिया गया है एडम्स एप्पल, किशोरावस्था, एड्रेनालिन, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एस्ट्रोजन, हार्मोन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, यौवनारंभ, जननात्मक स्वास्थ्य, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन एंड स्वरयंत्र। ये हमारे प्रमुख शब्द हैं। ये प्रमुख शब्द वही शब्द होते हैं जिसका डिटेल आपको अध्याय के अंदर दिया गया रहता है। तो चलिए सारांश को, समरी को पढ़ते हैं। पहला लाइन में लिखा गया है, यौवनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है, जनन करने योग्य हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौवनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होने लगती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वरयंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, आवाज़ थोड़ी भारी प्रतीत होती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवनारंभ में जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। तरह तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां द्वारा स्रावित पदार्थ है जो रुधिर में सीधे पहुंचता है। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं, तथा अन्य ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरोक्सिन का तथा एड्रिनल एड्रेनलिन हार्मोन का उत्पादन करता है। थायराइड जो होता है वो थायरोक्सिन का और एड्रिनल जो होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन का उत्पादन करता है और अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नाम से ये चीज़ जाना जाता है। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र है या XY गुणसूत्र है। अगर XX गुणसूत्र रहेगा तो वह स्त्रीलिंग होगा और XY गुणसूत्र रहेगा तो वह पुल्लिंग होगा। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये था छोटा सा सारांश इस पाठ का। चलिए अब इस पाठ के विस्तार पूर्वक अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहली यहाँ बोल रही है, क्या बोल रही है? जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि जिसमें आप न तो बच्चे ही रहते हैं न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि को कोई विशेष नाम है? तो हाँ, बिल्कुल विशेष नाम है। यही नाम है जो इस पाठ का नाम है, यानी किशोरावस्था। उस अवस्था को किशोरावस्था, इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, जो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि, क्योंकि अंग्रेजी में टीनेज कहा जाता है, 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को, जो किशोरावस्था में जो रहते हैं लड़के लड़कियां, उसको टीनेजर्स भी कहते हैं। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए, किशोरावस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं। तो एक स्वर में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो चलिए इसे विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? क्या आपने ध्यान दिया है कि अभी कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है, यानी उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। यौवनारंभ में स्वरयंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। लड़कों का स्वरयंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। जो स्वरयंत्र होता है हमारा गले से ऊपर, वह बड़ा हो जाता है। लड़कों में बहुत बढ़ता हुआ स्वरयंत्र गले के सामने की ओर और सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देने लगता है, जिसे उसी जो उभरे भाग जो रहता है उसको हम कंठमणि कहते हैं, यानी एडम्स एप्पल। चित्र 7.2 में ये चीज़ दिखाया गया है। देखिए यह है चित्र 7.2, किशोर लड़के का स्वरयंत्र एडम्स एप्पल। ये जो दिखा रहा है उभरा हुआ भाग, इसे ही एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है लड़कों की अपेक्षा, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है।
सामान्यतः लड़कियां का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। तो ये था विभिन्न परिवर्तनों में से एक परिवर्तन जिसे स्वर परिवर्तन कहते हैं, और इसमें क्या होता है आपने इसके माध्यम से समझ लिया। देखिए मित्रों, जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। चलिए इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण एवं अंडा से लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। 7.3 में इसको डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है, उसे भी पढ़ेंगे। पहले आगे पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन है अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु। वृषण पुरुषों में होता है और अंडाशय जो होता है वो स्त्री में होता है। वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। तो चलिए इसे डिटेल पढ़ते हैं। 7.3 में दिखाया गया है, यही है 7.3। यौनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसका स्टेप यहाँ पर बताया गया। पहला क्या है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में होता है तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल जहाँ इसका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचता है। यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। यही हमारे हार्मोन जो होते हैं शरीर के यौवनारंभ के समय जो हार्मोन जो उत्पत्ति होता है उसका यही कार्य है। देखिए, मनुष्य के जो बच्चे जन्म लेते हैं तो वह लड़के होंगे कि लड़की, यहाँ पर फुल डिटेल में समझाया गया है ये प्रक्रिया कैसे होती है। चलिए इसे भी समझने का कोशिश करते हैं। लड़का अथवा लड़की कैसे उत्पन्न होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 X तथा 1 Y गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 X गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में X गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में Y गुणसूत्र होते हैं। चित्र 7.4 में इसको डिटेल में यहाँ समझाया गया है। देखिए चित्र 7.4 मनुष्य में लिंग निर्धारण। लड़का में X और Y क्रोमोसोम होते हैं, लड़की में X और X। लड़के का X क्रोमोसोम और लड़की का X क्रोमोसोम दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, लड़की की उत्पत्ति होती है। और जब लड़का का Y और लड़की का X क्रोमोसोम मिलते हैं तो लड़का का उत्पत्ति होती है। तो चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। जब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु यानी लड़की जन्म लेगी और उसी का विकास होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में Y गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होता है। और मुख्य बात यह है कि लड़का होगा या लड़की यह पुरुष पर निर्भर करता है, न कि स्त्री पर। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा है, गांव घर में यह धारणा होती है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है। माँ का कार्य केवल उसको गर्भ में पालना होता है। लड़का हो या लड़की यह पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यह पूर्णतः निराधार है जो माँ उत्तरदायी होती है एवं अन्याय संगत है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये तो आप जान चुके होंगे जो लड़का कैसे होगा और लड़की कैसे होती है। चलिए देखते हैं। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। चित्र 7.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अभी आपने पढ़ा था, आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। देखिए यहाँ चित्र में बताया गया है, पीयूष ग्रंथि जो रहती है वो मस्तिष्क में रहती है और मस्तिष्क से इसका कनेक्शन रहता है। आगे पढ़िए। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल अधिवृक्क जिसे कहते हैं जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं, जो चित्र 7.5 में पूरा डिटेल में बताया गया है। देखिए चित्र 7.5 में मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो पहला है पीयूष ग्रंथि जो इसका कनेक्शन दिमाग से रहता है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर पाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर पाया जाता है। अग्नाशय देख लीजिए यहाँ पर है। और स्त्री में अंडाशय की स्थिति यहाँ पर होती है और वृषण की स्थिति
पुरुषों में यहाँ पर होती है। तो देख लिया आपने, इस डिटेल को मैंने समझाने का प्रयास किया पढ़कर। अब इस पाठ में ऐसा कुछ खास है नहीं। अब नए वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। नए चैप्टर का नाम है बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो अब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक वीडियो को देखते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।